हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो। प्रभाव मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। और चलिए चलते हैं आज पार्ट 3 में। और आज का पूरा, जैसे ये हफ्ता हम लोगों का एक दो छुट्टियों के साथ प्रीलिम्स पर ही फोकस है, तो मुद्रा बैंकिंग आपको पता है, जैसे पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि इसकी उपयोगिता अपने लिए क्या है। तो मुद्रा बैंकिंग से याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया कि 4 से 6 क्वेश्चन ये फिक्स है। याद रखिएगा 4 से कभी कभी 8 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग इस समय प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा 100 क्वेश्चन है, तो उसमें इकोनॉमिक्स में अप्रॉक्स 50 प्लस माइनस 1 या 2, यानी कि 24 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 25 क्वेश्चन अगर हम ले लें, तो अगर हम 25 क्वेश्चन निकाल लें इकोनॉमिक्स के, तो इस 25 में से हम अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन यानी एवरेज निकाल लें, तो 6 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 25 में से 6 की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर का वेटेज, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा। तो मुद्रा बैंकिंग आरबीआई पार्ट 3 हम यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने काफी कुछ कंप्लीट किया है, याद रखिएगा, जिसमें जो जो पढ़ा था एक बार अभी रिवाइंड कराता हूं और उसके बाद कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं। उसके सबसे पहले यही अपना देख सकते हैं आप, सिंपल सा है कि प्लस प्लेटफॉर्म, और प्लस प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा आपके पास एक मौका है ऑफलाइन की तरह कोचिंग करने का। और जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो आज से, यानी आज नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और अगर वो लेट भी हो रहे हैं तो कल तक, परसों तक भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स 2020 यानी 31 मई को टारगेट करता हुआ नया बैच है। एसके लाइव कोड, जो भी एसके लाइव कोड के साथ आ रहे हैं, तो प्लस कोर्स पर उनके लिए आज से, यानी जो अपना प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो रहा, उसका रणनीति पत्र क्या है मैं एक बार समझा दूं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। 9 बजे रात को स्टार्ट है, यानी प्राइम टाइम 9 बजे। मंथ और टॉपिक, मंथ आपके सामने जनवरी मंथ है, याद रखिए। टॉपिक क्या है सब लिखा हुआ, ठीक क्लास ऐसे ही चलेगी। आज इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, इतिहास, राज व्यवस्था, करंट अफेयर्स। फरवरी में क्या चलेगा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, करंट अफेयर्स, याद रखिएगा। मार्च में क्या चलेगा, ए प्लस बी यानी ए और बी का रिवीजन, और भूगोल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर्स यानी सी। इसके बाद अप्रैल में ए प्लस बी प्लस सी रिवीजन, फिर मई में ए प्लस बी प्लस सी रिवीजन। तो हम लोग पूरी, ये अपना पूरा टॉपिक है, पैटर्न है। इसके अलावा हिंदी साहित्य, वैकल्पिक विषय, इसका भी यानी कि रणनीति पत्र है। क्लासेस ऐसे ही चलेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जैसे वो कई बच्चे ऐसे हैं कि सर हम कोचिंग में आकर के आपकी वहां से क्लियर करेंगे, डेली वगैरह क्या है कि भाई सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पैसा फंस जाएगा, फेक है या नहीं है। यार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हम कैसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में ये सोच सकते हैं कि यहां पर चीजें अच्छी नहीं होंगी। आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो ये हिंदी साहित्य की क्लासेस कैसे चलेंगी आपके सामने सारी डिटेल है, याद रखिएगा। 15 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और एथिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी से। पहले 7 था, मैंने डेट आगे बढ़ा दिए कुछ कारणों से। कारण एक ही है कि एक बार प्रीलिम्स पर बच्चों को पूरा जोड़ना चाह रहा हूं, उसके बाद फिर जो है ये अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसी नंबर पर कॉल करके एडमिशन की सारी प्रोसेसिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी नंबर पे कॉल नहीं करना है, याद रखिएगा। और चलिए चलते हैं, कल तक की क्लास कहां पे रुकी थी। कल आपने देखा होगा, मैंने कहा था हम लोग बातचीत कर रहे थे खुले बाजार की क्रियाएं, यानी खुले बाजार की क्रियाएं। एक बार रिवीजन करा दूं, कल हम लोगों ने बातचीत किया था आरबीआई की मौद्रिक नीति पे, यानी किस पे बातचीत किया था, हमने मौद्रिक नीति पर बातचीत किया था, याद रखिएगा। और मौद्रिक नीति में यहां पर हमने क्या किया था, मौद्रिक नीति में आप ध्यान करेंगे तो हमने मौद्रिक नीति में 2 चीज देखी थी। ढेर सारी चीज हुई थी, लेकिन 2 जिस पर अपनी ये क्लास आज की डिपेंड कर रही है, वो हमने देखा था टूल्स, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, जिसमें मात्रात्मक हमने देखा था, और फिर हम गुणात्मक, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक। और मात्रात्मक पर हमारी बातचीत चल रही थी, यानी मौद्रिक नीति के जो उपकरण होते हैं जिसके द्वारा जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई यानी मनी का जो फ्लो होता है वह आरबीआई नियंत्रित करता है अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो हमने मात्रात्मक का सब पढ़ लिया था, अंतिम पढ़ रहे थे खुले बाजार की क्रियाएं, ये भी हमने कर लिया था।
यहां पर दो वर्ड आए थे, सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल एवं अन्य स्वीकृत पत्र जो होते हैं। तो मैंने कहा था कि कल मैं सरकारी प्रतिभूतियां समझाते हुए अपनी क्लास आरंभ करूंगा। तो आज जो है ये खुले बाजार की क्रिया क्या है, मात्रात्मक उपकरण है। क्या है? मात्रात्मक उपकरण है। याद रखिएगा, जिसमें क्या किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य जो भी स्वीकृत पत्र होते हैं इनका क्रय विक्रय करता है। तो ये तो ठीक है भाई, क्रय विक्रय करता है, लेकिन एक आम बच्चा समझेगा कैसे? तब समझेगा जब उसको ये पता लग जाए कि सरकारी प्रतिभूति क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है। तो हमें पता लग जाएगा कि इसको खरीदने बेचने का मतलब क्या है और इससे किस प्रकार से मार्केट में पैसे का फ्लो बनता है या पैसे का फ्लो नहीं बनता। सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। खुले बाजार परिचालन में क्या है? खुले बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद या बिक्री की जाती है। सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद या बिक्री की जाती है। क्यों की जाती है? खरीद की जाती है तो स्वाभाविक है, खरीदने का मतलब है लिक्विडिटी को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। बिक्री का मतलब होता है, याद रखिएगा, लिक्विडिटी का फ्लो करना, यानी अर्थव्यवस्था में तरलता को डालने या अवशोषित करना क्रमशः, यानी कि तरलता डालना है तो क्या करेगा? याद रखिएगा, और निकालेगा तो क्या करेगा? दोनों चीजें यहां पर बनी हुई, आप देख लीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, खुले बाजार की क्रियाएं सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है और इनकी भूमिका साख नियंत्रण के उपकरण के रूप में होती है। आइए देख लेते हैं सरकारी प्रतिभूतियां क्या है। तो सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं? सरकार, यानी सरकार पूंजी और मुद्रा बाजार से, यानी क्या होती है? सरकार पूंजी और मुद्रा बाजार से सबसे बड़ी उधारकर्ताओं में से एक है और इसी के आधार पर वो क्या करती है? पूंजी और मुद्रा बाजार से उधार लेती है। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार, केंद्र या राज्य और अर्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं। याद लिखिएगा, इन्हीं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है, सरकारी प्रतिभूतियां, यानी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अर्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के डिवेंचर और बॉन्ड के लिए सरकारी प्रतिभूति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, क्लियर है? तो यही चीज है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं? एक बंधन या अन्य प्रकार का ऋण दायित्व है जो सरकार द्वारा प्रतिभूतियां या सुरक्षा की परिपक्वता तिथि पर चुकौती के बाद के साथ जारी किया जाता है। यानी कि उनका दायित्व है कि उन्होंने लिया है और जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उनको वह चुकाना है। सरकारी प्रतिभूतियां, याद रखिएगा, इनको आमतौर पर कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है। यानी स्वाभाविक है, सरकार की प्रतिभूति है तो जोखिम कम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सरकार एस्टेब्लिश्ड संस्था होती है। याद रखिएगा, क्योंकि वे सरकार की कर निर्धारण शक्ति द्वारा समर्थित होते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता सीमा 1 से 20 वर्ष के बीच होती है। 1 वर्ष से 20 वर्ष तक इनकी मैच्योरिटी होती है, यानी इनको भुनाने का टाइम होता है। सिंपल सी बात है। सरकारी प्रतिभूतियां 2 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, याद रखिएगा, ऐसा बॉन्ड जो आरबीआई द्वारा घोषित बेस रेट, यानी आरबीआई का जो आधार दर होता है के आधार पर फ्लोटिंग रेट का भुगतान करती है। और इसके बाद दूसरा क्या है? सरकारी प्रतिभूति नियमित डिबेंचर, जो रिटर्न की एक निश्चित दर का भुगतान करते हैं और मूल राशि परिपक्वता पर लौटा दी जाती है। सरकारी स्टॉक के पिछले अंक ने 6.5% की कूपन दर का, इसका मतलब नहीं, ये पॉइंट आप याद मत रखिएगा, बस इसके दोनों प्रकार आप याद रखिएगा, फ्लोटिंग और। अब आते हैं ट्रेजरी बिल्स। देखिए, बहुत डीप नहीं जाना, इसीलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, बस केवल नॉर्मली एक बार पढ़ लीजिए। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? अल्पकालिक होते हैं। याद रखिएगा, आप देखिएगा सरकारी प्रतिभूति में आपने क्या पढ़ा था? 1 से 20 वर्ष के बीच है। और ये क्या है कि अल्पकालिक है। अधिकतम परिपक्वता अवधि यानी अधिकतम 364 दिन, यानी 1 साल से कम। मुद्रा बाजार के साधन के रूप में वर्गीकृत है। आमतौर पर बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और याद रखिएगा, 3 प्रकार होते हैं, 91 दिन के होते हैं, 182 दिन के होते हैं, 364 दिन के होते हैं। याद रखिएगा। तो ये हो गया मात्रात्मक में सरकारी और ट्रेजरी बिल, आपने एक बार समझ लिया संक्षेप में।
और आइए चलते हैं गुणात्मक उपकरण, यानी कि अब हम मॉनेटरी पॉलिसी के दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं और उस पड़ाव का नाम है गुणात्मक उपकरण। कल हम लोगों ने मात्रात्मक उपकरण के बारे में पढ़ा था, आज हम गुणात्मक उपकरण के बारे में पूरी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, एक बार आप उसका अवलोकन करें एक बार, ठीक है, एक बार आप उसका अवलोकन करें। ठीक है, चलिए चलें। पहला क्या है? सीमांत आवश्यकता यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये है। दूसरा है साख की राशनिंग यानी राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तीसरा है नैतिक प्रभाव यानी मोरल सुएशन। तो तीन चीज आपके पास है, सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव, तीन चीजें हैं। तो अब देखिए गुणात्मक उपकरण, अब यहां कंपेयर किया गया, क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है किससे? मात्रात्मक उपकरणों से। गुणात्मक उपकरण मात्रात्मक उपकरणों की तुलना में मुद्रा के प्रवाह को अधिक प्रभावी पूर्ण ढंग से नियंत्रित करते हैं। याद रखिएगा, ये मात्रात्मक उपकरणों की तुलना में जो मनी का फ्लो है उसको बेहतर ढंग से क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। यानी गुणात्मक उपकरण यहां कहा जा रहा है कि मात्रात्मक की तुलना में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यही पूछ लेगा प्रीलिम्स में कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक उपकरणों में शामिल है और या शामिल नहीं है। देखिए छोटे छोटे प्रश्न ही पूछता है, याद रखिएगा। और आपने कभी भी अगर आपने अनसॉल्व चेक किया है और क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस किया है प्रीलिम्स के, आईएएस के, तो आप देख सकते हैं आईएएस में प्रीलिम्स में कभी घुसता ही नहीं कि सीमांत आवश्यकता के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, यानी इसके अंदर नहीं जाएगा। जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यही पूछ लेता है कि सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग जैसे शब्दों का प्रयोग अमूमन किसके लिए किया जाता है। केवल ऊपर का पूछता है, आप लोगों सवाल चेक करिए क्या कि सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव शब्दों का प्रयोग अमूमन किसके अर्थ में किया जाता है? मौद्रिक नीति के संदर्भ में, राजकोषीय घाटे के प्रबंधन में, इस प्रकार के विकल्प तो स्वाभाविक है मौद्रिक नीति के प्रबंधन में। तो मैं पहले ही कह रहा हूं, मेरी क्लास की इंपॉर्टेंस यही है, जो भी बच्चे जो भी फॉलो कर रहे हैं, विशेषकर जो सब अर्बन एरियाज के मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं जो दिल्ली वगैरह नहीं आ सकते, और मैं बार बार ये बात कहता हूं, एक बार नहीं दो बार और आगे भी 100 बार कहूंगा, अच्छा लगे ना लगे, कि मैं कहता हूं कि आप सब लोग जो भी कहीं भी बैठे हुए हैं, आप केवल मोटी मोटी चीज पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरी प्रतिबद्धता आपके प्रति है, जो बीकर सेक्शन के बच्चे जो लगातार मैसेज करते हैं कि मैं कोचिंग नहीं ले सकता हूं, उनके लिए है कि आप डीप ना जाएं, बिल्कुल ऊपर ऊपर से चीजों को बार बार रिवीजन करें, आपका काम हो जाएगा। आप और प्रमाण है मेरी बातों की सच्चाई का, आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चेक कर लीजिए, अंदर जाता ही नहीं, कोई भी चीज ऐसी पूछता नहीं जो बहुत डीप हो, और अगर घुस के पूछता है तो वो हो भी नहीं पाता है। तो उस राह जाएं क्यों जिस राह मुश्किल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए पढ़ते हैं। तो लेकिन प्रीलिम्स के प्रश्न आपको ऐसे ही मिलते हैं। आइए देखते हैं सीमांत आवश्यकता। तो पढ़ने से पहले चूंकि पूरा ये प्रीलिम्स पर फोकस है, तो अब जैसे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, सीमांत आवश्यकता से क्या तात्पर्य है। अब ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन आ गया और तीनों विकल्प रख देगा, क्या तात्पर्य है, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, तो इसको हम बना लेते हैं ए बी सी डी ई, ऐसा हम बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस फॉर्मेट में तैयारी हो जाएगी। वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? ऋण लेने वालों को, यानी जो ऋण लेते हैं, कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों, यानी जैसे जमानत राशि जो होती है के बदले, यानी कि अगर आपको जमानत रखिए तो उसके बदले आपको ऋण प्रदान करते हैं। इसका मतलब है जमानत के बदले मिलने वाला ऋण, याद रखिएगा, क्लियर है, जमानत के बदले मिलने वाला ऋण, और उस ऋण के संदर्भ में सीमांत आवश्यकता का सिद्धांत याद रखिएगा। सामान्यतः इस जमानत का मूल्य, यानी जो जमानत रखी जाएगी, स्वीकृत ऋण से अधिक होता है, यानी कि स्वीकृत ऋण से अधिक होने का मतलब जमानत अधिक रखी जाएगी। मान लीजिए आपको स्वीकृत ऋण 100 रुपया होता है, तो जमानत आपको 120 रुपया रखना होगा। याद रखिएगा, जमानत का मूल्य अधिक होगा, स्वीकृत का मूल्य
याद रखिएगा, स्वीकृत ऋण से जमानत का मूल्य अधिक होता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों होता है कि भाई ऐसा ना हो कि आपने ऋण लिया और उसके बाद आप डिफाल्टर घोषित करके वो कहीं निकल गए, तो बैंक का वो पैसा कहां चला गया, एनपीए में चला गया, जिस पर आगे हम लोग एक लेक्चर लेने वाले हैं एनपीए पे। बंधक रखी गई संपत्ति यानी कि जो जमानत में रखी गई संपत्ति और उसके आधार पर दिए गए ऋण के बीच अंतर को ही सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन कहते हैं। प्री का क्वेश्चन है, ऋण मार्जिन से क्या आशय है, ऋण मार्जिन से क्या आशय है। अब आप देख सकते हैं से क्या आशय है, आप ऐसा कर सकते हैं, ऋण मार्जिन से क्या आशय, आपका क्वेश्चन हो गया कि ऋण मार्जिन से क्या आशय है। तो बंधक रखी गई संपत्ति पहला, यानी जो आपने गिरवी रखा है और उसके आधार पर दिया गया ऋण, याद रखिएगा, यानी आपने 200 रुपए अगर रखा है, उसके आधार पर अगर 120 रुपए आपको ऋण मिलता है, तो इसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन। याद रखिएगा, यानी 80 रुपए का यहां पर ऋण मार्जिन रख लिया गया है, याद रखिएगा। तो यह होता है सीमांत आवश्यकता। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में क्या करना चाहता है, ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहता है, वहां सीमांत आवश्यकता घटा देता है, याद रखिएगा। यानी कि ऋण के प्रवाह को, यानी कि क्या करना चाहता है कि जिस क्षेत्र में, यानी मान लीजिए अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम अगर कोई लगाना चाहता है, सरकार की पॉलिसी के केंद्र में आता है, सरकार उसके लिए कोई योजना घोषित करती है, तो अब क्या है, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो जो लोग इसमें ऋण चाहेंगे तो वहां क्या होगा, सीमांत आवश्यकता घटा देगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर 200 रुपया सीमांत आवश्यकता अभी थी तो उसको कर देगा 180 रुपया, तो यानी आपके पास कितना हो गया, 20 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, 80 + 20 = 100 हो गया कि नहीं हो गया, आप विचार करिए। तो ये होता है, यानी कि अब यही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्या कि सीमांत आवश्यकता का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। तो आरबीआई अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहता है, वहां सीमांत आवश्यकता घटा देता है। स्वाभाविक है, लोगों के पास पैसा अधिक हो जाएगा, लोग बेहतर ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को घटाना चाहता है, वहां सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देता है। समझ गए होंगे आप, सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देता है। यह है सीमांत आवश्यकता की पूरी संरचना। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जरा उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि ये मात्रात्मक से बेहतर क्यों है, मात्रात्मक से बेहतर क्यों है गुणात्मक। इसका मतलब है, आप देख सकते हैं कि इसका दायरा बड़ा, ये केवल मनी पर ही फोकस नहीं कर रहा है, ये पूरे जो इकोनॉमी का जो ब्रॉड एरिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यानी कि ये पूरा का पूरा एक, इसमें एक ब्रॉडनेस है, याद रखिएगा। और नुकसान भी इसी से अधिक होता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए इसका नेगेटिव हो जाए, किसी ने लोन लिया और उसके बाद चुका ना पाए, डिफॉल्टर हो जाए, तो यह पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सीमांत आवश्यकता का प्रयोग मुद्रास्फीति के समय किया जाता है। इस दौरान सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है और अर्थव्यवस्था में तरलता अर्थात धन की मात्रा को कम कर दिया। स्वाभाविक है, बढ़ा दिया जाएगा, सेम वैसे ही चल रहा है, बढ़ा देंगे तो घट जाएगा, घटा देंगे तो बढ़ जाएगा। याद रखिए, मुद्रा संकुचन की स्थिति में सीमांत आवश्यकता को कम कर अर्थात अर्थव्यवस्था में धन मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा दिया जाता है। फॉर्मूला सारा वही स्टार्टिंग से है जो बैंक रेट और इन सब में चल रहा है। अगला है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर देता है। क्या करता है, वाणिज्यिक बैंक ऋण देने की अधिकतम सीमा को निर्धारित, यानी कि आप उतना ही ऋण देंगे जितना हम कहेंगे। आपकी साख की राशनिंग, यानी मान लीजिए अभी तक आप 100 रुपए का ऋण देते थे, तो अब अगर हम कह देंगे कि भैया तुम 100 नहीं दोगे, तुम 50 का ही दोगे, तो इसी को बोलते हैं आपकी साख थी 100 रुपए की, लेकिन आपको रोक दिया गया और आप कितने की, केवल 50 की दे रहे, अपनी साख से कम। साख की राशनिंग, राशनिंग शब्द को जरा समझिएगा।
राशनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप पीडीएस वगैरह पे राशनिंग, क्या चावल का मूल्य कितना, x रुपया, दाल का मूल्य कितना, y रुपया, तो ये सारी इसको बोलते हैं राशनिंग, यानी कि हर एक चीज का मूल्य निर्धारण। तो यहां पर यही है साख की राशनिंग का मतलब कि आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है, सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वाणिज्यिक बैंक इस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते, याद रखिएगा, वाणिज्यिक बैंक इस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते। लगा दिया गया एक बाउंड्री, याद रखिएगा, क्यों लगाया गया अभी समझाता हूं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को घटाने अर्थात तरलता के प्रवाह को कम करने के लिए आरबीआई साख की राशनिंग को कम कर देता है। याद रखिएगा, आपकी साख की राशनिंग भाई जब 100, अभी तक आप 100 देते थे, 50 कर दिया, तो इसका उद्देश्य क्या है कि मार्केट में जो तरलता फैली है थोड़ी कम हो जाए, जिससे मार्केट स्टेबलाइज हो जाए, याद रखिएगा। जबकि मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए ऋण देने की अधिकतम सीमा को बढ़ा देता है, यानी 100 रुपया है तो 125 कर देगा। इससे क्या होगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, मार्केट में तरलता आ गई, मुद्रा का प्रवाह बढ़ गया। कल वाले लेक्चर से कनेक्ट करिए इसको, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। साख की राशनिंग क्लियर है। तो जैसे एनपीए वगैरह के समय में इसका इस्तेमाल, जैसे किसी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गया, एनपीए हो गया, अब क्या किया जाएगा कि उनकी साख की राशनिंग कर दी जाती है, तुम ये काम इतना ही कर पाओगे। अभी आपने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो वो घोटाला हुआ था, तो घोटाला होने के बाद जब वो बैंक कोलैप्स किया, हिंदू वाले एडिटोरियल में देखिए हम लोग पढ़े थे, उसको यहां से कनेक्ट करिए, तो उसमें भी तो यही किया गया था ना, जब उनका मतलब वो डिफॉल्टर हो गए, एनपीए पूरा एनपीए में आ गए, फ्लॉप हो गए, तो उसमें क्या किया गया कि सरकार ने मतलब आरबीआई ने यह भी निर्धारित कर दिया था कि आप जो है कितना पैसा, यानी कि पहले कितना देंगे फिर कितना देंगे, इनफैक्ट अपने पर्सनल जो कस्टमर हैं उनको भी, कि किसी को 500 किसी को 1000, ऐसा उन्होंने साख की राशनिंग, आप बड़ी का मतलब जो भी औद्योगिक उपक्रम या इन सब के लिए कोई पैसा नहीं देंगे, इस प्रकार की, इसको बोलते हैं साख की राशनिंग कर देना, ठीक है। अगला है नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण, यानी ये क्या होता है जरा, नैतिक प्रभाव, नैतिकता जैसे एथिक्स में हम पढ़ते हैं, तो एथिक्स में क्या है, एथिक्स में जैसे हम नैतिकता पढ़ते हैं तो एथिक्स में क्या कहा जाता है कि देश काल एवं परिस्थिति में, देश काल एवं परिस्थिति में देश काल एवं परिस्थिति में, याद रखिएगा, एथिक्स में देश काल एवं परिस्थिति में कहा जाता है जो सही है वही करना चाहिए। देश काल परिस्थिति में जो सही है वही करना चाहिए, याद रखिएगा, वही करना चाहिए का भाव रहता है। अब इसका मतलब क्या है, नैतिक प्रभाव, यानी कि यहां पर कोई बाध्यता नहीं, जैसे साख की राशनिंग हम आपकी नहीं कर रहे हैं, हम कोई सीमांत आवश्यकता, मार्जिन आवश्यकता वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं ला रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं। ये क्या है, संकेत है, यानी कि जैसे आरबीआई के गवर्नर हो, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हो, वो लोग कभी ऐसे मीडिया में या कहीं पर भी ऐसे कि सिंपल सा एक वक्तव्य डाल दें, क्या डाल दें कि भाई ऐसा है कि थोड़ा जो भी बैंकिंग तंत्र है उनको अब इस समय सतर्क रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, यानी कि एक प्रकार से नैतिकता के आधार पर एक यह जो है सांकेतिक रूप से, याद रखिएगा, इसमें आदेश भी होता है, परामर्श भी होता है। यानी कोई आरबीआई का गवर्नर मान लीजिए थोड़ा मार्केट में स्टेबिलिटी की दिक्कत है, तो एक बार कह दे भाई थोड़ा सा जो भी बैंक हैं वो अपनी कार्य विधि का ध्यान रखें, साख थोड़ा संकुचित करें या साख को थोड़ा बढ़ाएं, बस वो केवल मुंह से कहा जाता है, याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है नैतिक है। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है, आप पढ़ लीजिएगा, यही है, ठीक है ना। बस यही है कि ये सलाहकारी एवं बाध्यकारी दोनों स्वरूपों में हो सकती है, यानी कि ऐसा नहीं केवल सलाह मतलब सलाह ही है, बाध्यकारी भी। अब अगर आवश्यकता पड़ गई तो फिर बाध्यकारी हो जाता, अगर कहा गया तो आप करो। तो देश काल परिस्थिति, यानी ये डिपेंड करता है देश काल एवं परिस्थिति। अब आगे पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी का, यानी ये तो कल का हम पढ़ रहे थे, तो हाउ टू अप्रोच इकोनॉमिक्स टुडेस टॉपिक, यानी आज का क्या है उसी के आगे अब ढेर सारी टर्मिनोलॉजी। आज इस लेक्चर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम टर्मिनोलॉजी जबरदस्त रूप से, यानी
टर्मिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि टर्मिनोलॉजी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो करते रहिएगा। कभी कभी चीजें हमें लगता नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर मुझे आप लगातार फॉलो कर रहे हैं तो अभी आपको वो मिलने वाला है। आप यही चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में पाएंगे, यही मॉनेटरी पॉलिसी, पूरा मुद्रा एवं मुद्रा मौद्रिक प्रबंधन नाम से एक पूरा चैप्टर होगा। किसका? इकोनॉमिक सर्वे का। अब आप अगर मुझसे पढ़े हैं और आपकी समझ है, और इकोनॉमिक सर्वे भी मैं पढ़ाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर। मैंने कहा कि 10 घंटे तक की मैराथन क्लास लूंगा, या टॉपिक वाइज जैसा भी देश काल परिस्थिति इशारा करेगी। तो इसका मतलब जो बच्चे लगातार बने हुए हैं अभी, वो प्री तक जाते जाते इकोनॉमिक्स उनका बेजोड़ होने वाला है, क्योंकि ये मुद्रा बैंकिंग खत्म होगा, फिर उठा लूंगा मेंस का एक टॉपिक समावेशी विकास। तो ये लंबा चलेगा, मजा आ जाएगा। याद रखिएगा, ये मेरा लंबा बैच है, तो जो बने रहेंगे मजा आएगा, बाकी जैसा भी आप लोग चाहेंगे। अगला, अब अगली चीज क्या आ गई आपके पास? तरलता समायोजन सुविधा, टर्म लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF क्या है? LAF क्या है? तो नरसिम्हन समिति 1998 की सिफारिश पर वर्ष 2000 में लागू है। ये क्या है? वर्ष 2000 में लागू है। एक टूल है, वही उपकरण है जिसे RBI शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई के लिए प्रयोग करता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है क्या? प्रतिदिन, यानी दिन प्रतिदिन के आधार पर। इसके द्वारा RBI दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजार में तरलता सुनिश्चित करता है, यानी दिन प्रतिदिन के आधार पर तरलता सुनिश्चित करना। क्योंकि मार्केट में क्या होता है? मार्केट वोलेटाइल होता है, कभी भी डिमांड और सप्लाई का समीकरण खराब हो सकता है, तो ये उसी चीज को मेंटेन करता है। LAF याद रखिएगा। तो यहां पर याद रखना है, पहला LAF किस समिति की अनुशंसा पे आया? प्रीलिम्स का क्वेश्चन, तो नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर आया। याद रखिएगा, क्या है? एक टूल है। क्या करता है? तो यानी शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म की जगह यूपीएससी हेर फेर करते हुए लॉन्ग टर्म कर देगा। क्या कर देगा? लॉन्ग टर्म कर देगा। तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई के लिए प्रयोग करता है। इसके द्वारा RBI प्रतिदिन के आधार पर बाजार में तरलता सुनिश्चित करता है। आप याद रखिएगा, ये इसलिए है, जैसे मान लीजिए भाई आपात स्थिति आती है कि नहीं आती? किसी को भी आपात, अगर आप अपने जीवन पे लागू करिए तो कभी ऐसा नहीं लगता कुछ पैसों की तत्काल आवश्यकता पड़ गई, पैसे हैं नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? किसी से कुछ न कुछ लेने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही बैंक भी एक सिस्टम है, उनमें भी कभी न कभी आपात स्थिति आ सकती है। तो LAF इसीलिए लाया गया है कि किसी भी आपात स्थिति के लिए, याद रखिएगा, या CRR और SLR को मेंटेन करने के लिए RBI से पैसे उधार ले सकता है। जैसे CRR और SLR हमेशा मेंटेन करना होता है, यानी कि CRR आपको पता है वह रेशियो जो वाणिज्यिक बैंकों को पास, RBI के पास रखना होता है, और SLR में यानी कि जो तरलता है जिसमें कैश भी है, स्वर्ण भी है, इन सबको कहां रखना पड़ता है? याद रखिएगा, किसके पास? RBI के पास, सॉरी, अपने पास रखना पड़ता है। तो मान लीजिए कम हो जाए, मान लीजिए कि दिन प्रतिदिन के काम में एक दिन क्या होगा, महीने में, 2 महीने, 5 महीने में किसी बैंक की कम हो गई, यानी CRR और SLR की जो जवाबदेही उसकी है वो कम हो गई, उसके पास नहीं है, तो क्या करेगा? तो क्या हम बैंकिंग तंत्र को फ्लॉप कर दे? नहीं। 6 महीने में एक बार हुआ, आपात स्थिति है, कभी भी आ सकती, तो उसी आपात स्थिति के लिए LAF की व्यवस्था की गई है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो RBI से उधार लेकर के इसको मेंटेन कर सकते हैं। और LAF के अंतर्गत RBI क्या करती है? सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करता है। क्या करता है? सरकारी प्रतिभूति, जो आपने अभी पढ़ा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की नीलामी करता है, और न्यूनतम बोली प्रक्रिया की राशि 5 करोड़ रुपए की होती है, यानी अगर कोई भी खरीदेगा तो 5 करोड़ रुपए मिनिमम राशि है। और यह पैसा जब उसके पास आ जाता है तो आपात स्थिति से क्या हो जाता है? निजात मिल जाती है। याद रखिएगा। नोट, LAF के तहत RBI से धन उधार लेने के लिए बैंक अपने SLR कोटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंडीशन है, याद रखिएगा, कंडीशन। अभी मैं इसको और समझाऊंगा जब LAF को MSF के साथ समझाया जाएगा। LAF को MSF के साथ, याद रखिएगा। LAF के तहत RBI से धन उधार लेने के लिए बैंक अपने SLR कोटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी सांविधिक तरलता अनुपात कोटे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उधार लेने के लिए। यहां कंडीशन है,
याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है एमएसएफ से भी, ठीक है ना। जब कंपेयर करेंगे मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी से तो आपको यह चीज और समझ में आएगी, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए। ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं, यानी एमएसएफ के संदर्भ में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत उधार लेने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी, यानी कोई भी का मतलब होता है, अब ये कोई भी, जैसे ये शब्द आ गया ना कोई भी, यूपीएससी ऐसे ही फंसाता है, कोई भी नहीं, केवल, एकमात्र, अनिवार्य, तो कोई भी हो सकता है, जिसमें सभी व्यापारिक बैंक, कौन कौन से, सभी व्यापारिक बैंक, फिर सहकारी बैंक, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार, गैर वित्तीय संस्थाएं, ये सब भी एलएफ के अंतर्गत आरबीआई से उधार ले सकती हैं। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई भी। अभी और अच्छे से समझाऊंगा जब एलएएफ और एमएसएफ के बीच में अंतर सिखाऊंगा, तुरंत अभी रिवीजन होने वाला है। एलएएफ के अंतर्गत उधारी की न्यूनतम राशि 5 करोड़ रुपए है, फिर पकड़ लीजिएगा, न्यूनतम राशि 5 करोड़ रुपए है, यह याद रखिएगा। अब अगला आते हैं एलएएफ के साथ ही एक उसका सहोदर भाई बहन, जो भी आप मान सकते हैं, वो क्या है, तो सहोदर भाई या बहन क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत का मतलब जैसे सीमा का अंत, अस्थाई परमानेंट सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, याद रखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कब आई, फिर उसके बाद अपने आप निकलेगा कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में इसकी घोषणा की गई थी, 9 मई 2011 को लागू किया। तो प्लीज डेट याद रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में इसकी डेट महत्वपूर्ण हो जाती है, डेट आप याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में इसकी डेट याद कर लीजिएगा, 9 मई 2011 को लागू हुआ है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित व्यापारिक बैंक आरबीआई से एक रात के लिए, ओवरनाइट, एक रात के लिए अपने कुल डिपॉजिट का 1% तक लोन ले सकते हैं। जितनी भी उनकी डिपॉजिट है उसका 1% किसके लिए, एक रात के लिए। तो इसका मतलब एक रात के लिए का मतलब कोई आपात स्थिति ही है, स्वाभाविक है, कोई न कोई चीज मेंटेन करनी होगी, तभी तो ऐसा होगा। तो यानी यह सुविधा शनिवार को छोड़कर, यह भी याद रखिएगा, शनिवार को नहीं मिलती है, को सभी कार्य दिवसों, वर्किंग डेज में मिलती है। एमएसएफ के तहत उधार लेने की ब्याज दर रेपो दर से 1% अधिक होती है, यह भी याद रखिएगा। यानी जो आप आपात स्थिति में आप जो ऋण ले रहे हैं, तो उधार लेने की ब्याज दर रेपो से 1%, यानी जितना रेपो, मान लीजिए रेपो 5% है, तो आप एमएसएफ के तहत जब उधार लेने वाले हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1% ज्यादा, यानी 6% हो जाएगा, यह इसकी शर्त है। और क्यों ना हो, आप खुद सोचिए, आपात स्थिति में अगर आप भी, हम भी किसी से ऋण लेने जाएं तो आप ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 रुपया लो तो 15 पैसे उस पर देने पड़ते हैं, ऐसी भी कंडीशंस होती हैं। तो सिंपल सी बात है, तो यही है। और इसमें 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं, याद रखिएगा। और एलएएफ में क्या था, 5 करोड़ ले सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं, वह चीज। अब देखिए, तो यहां पर रघुराम राजन सर के स्टेटमेंट के द्वारा कंपेयर किया गया है, यानी तुलना करने जा रहे हैं हम, कंपेयर करने जा रहे हैं। तुलना किसमें किसमें करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, हम एमएसएफ में और एलएएफ में, इसमें तुलना करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, एमएसएफ और एलएएफ में। तो आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन सर मानते हैं, क्या मानते हैं, कि रेपो रेट की तुलना में वर्तमान में एमएसएफ अधिक प्रभावी नीति दर है। क्या है, प्रभावी नीति दर, यानी पॉलिसी रेट, इसको क्या बोलते हैं, यानी रेपो क्या है आपका, पॉलिसी रेट, ये भी समझाता हूं क्या है। रेपो को पॉलिसी रेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पॉलिसी रेट। यहां एमएसएफ और रेपो के बीच में कंपेयर है, याद रखिएगा। ये तुलना जो एलएएफ और ये मतलब आगे है, वो मैंने वहां लिख दिया, ये यहां पे है, ठीक है। तो यहां पर यानी कंपेयर किया गया है एमएसएफ और रेपो रेट में, ठीक है। तो क्या है, आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन सर मानते हैं कि रेपो रेट की तुलना में वर्तमान में एमएसएफ ज्यादा प्रभावी नीति दर है, यानी इसमें जैसे रेपो के द्वारा इस समय आरबीआई की पॉलिसी उसी से निर्धारित हो रही है। तो यहां पर उनका कहने का मतलब एमएसएफ ज्यादा अच्छा है रेपो की तुलना में, आरबीआई को अपनी पॉलिसी निर्धारित करने के लिए, याद रखिएगा। क्यों, अब क्यों,
वाई वाई क्योंकि एमएसएफ के अंतर्गत याद रखिएगा बैंक अपने एसएलआर कोटे का इस्तेमाल करके भी आरबीआई से धन उधार ले सकते हैं। याद रखिएगा, जबकि एलएफ के अंतर्गत बैंक अपने एसएलआर कोटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एसएलआर कोटे का इस्तेमाल इसलिए एमएसएफ के अंतर्गत 1% अधिक ब्याज दर पर भी ऋण लेना बैंकों के लिए सुविधाजनक रहता है, वह आसान रहता है। यानी वो क्या कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। एक बार आप रिवाइज करके पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। एलएफ तथा एमएसएफ में अंतर से यह चीज और भी क्लियर होगी। यानी कि एमएसएफ को एक बेहतर नीति दर के रूप में आगे बढ़ाने की बात रघुराम राजन सर ने की है। क्यों की है? क्योंकि उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं फिर से आ रही हैं, रिवीजन कर लीजिए। यानी केवल अनुसूचित व्यापारिक बैंक ही आरबीआई से उधार ले सकते हैं। न्यूनतम राशि 1 करोड़। उधार लेने के लिए एसएलआर कोटे का इस्तेमाल यही है। यानी उधार लेने के लिए इसमें एलएफ जो है एसएलआर कोटे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एलएएफ और इसके बाद क्या है, एमएसएफ। याद रखिएगा। अब इसमें कंपेयर, सभी वित्तीय संस्थाएं आरबीआई से धन उधार लेने की योग्य है एलएएफ में, और इसमें केवल अनुसूचित व्यापारिक बैंक ही आरबीआई से उधार ले सकते हैं। दूसरा, उधार लेने की न्यूनतम राशि 5 करोड़ है। याद रखिएगा, यहां पर 1 करोड़ है और यहां एसएलआर कोटे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यहां पर कोटे का इस्तेमाल किया जा सकता। अब ये भी है, यानी ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है कि एलएएफ और एमएसएफ याद रखिएगा में क्या अंतर है, ये आप देख सकते हैं। यानी पूछ लेगा निम्नलिखित में से दोनों में क्या अंतर है, तो आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला अपना पार्ट, और उस पार्ट को बोलते हैं बैंक। यानी अब हम बैंक पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैंक पढ़ने जा रहे हैं। तो बैंक पढ़ते हैं और आज टर्मिनोलॉजी पर ही फोकस रहेंगे। याद रखिएगा, क्लियर है। तो आज टर्मिनोलॉजी पर ही फोकस रहेंगे। मैं पहले कह रहा हूं कि आप लोग बने रहिएगा। हम लोग बड़े लेवल पर अभी जब इकोनॉमिक सर्वे वगैरह करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हम लोग, क्लियर है। चलते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बैंक, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं, यानी आज टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। और देखिए, मैं पहले से अपने पहले लेक्चर से याद करिएगा, जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध से कह रहा हूं कि अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब तक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तब तक एक समस्या बनी रहेगी। कुछ मुझसे हो जाए, कुछ आप अपना एफर्ट भी लगाइए, ठीक है। हमारा मूल्यांकन हो सकता है कि हमने क्लियर कराया कि नहीं कराया, किसमें कितना कराया नहीं कराया, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। आपको बस हमसे जो भी मिल रहा है, आपको अपना एफर्ट भी लगाना है। दोनों एफर्ट को मिला करके आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करना है। फिर से एक बार बता दूं, आप याद रखिएगा, देखिए 700 सीट है। इस 700 सीट जो यूपीएससी की आती है, 300 बच्चा वही होता है जो सिलेक्टेड है, अपना री अटेम्प्ट करता है। बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे। 400 जो इंटरव्यू फेल किए हैं वो भी लगे रहते हैं, तो हमारे पास बचती कहां है। इसका मतलब आपको स्वयं भी प्रयत्न करना पड़ेगा, और जो मैं करा रहा हूं वो भी। और टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर है तो यूपीएससी ट्रांसलेटेड भाषा का इस्तेमाल करता है। किसका? अनुवादित भाषा का इस्तेमाल करता है। जो भी ग्रामीण बैकग्राउंड से बच्चे हैं, जो दिल्ली वगैरह अभी भी नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये, और प्लस कोर्स में भी नहीं आ सकते, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों, यूपीएससी का एग्जाम टफ नहीं होता। वो जो लैंग्वेज होती है ना, भाषा, वो समझ में नहीं आती, इसलिए टफ हो जाता। और वो भाषा क्यों समझ में नहीं आती, उसके पीछे एकमात्र रीजन है कि हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पे बार बार रिवीजन नहीं करते हैं। हम एक बार पढ़ के चाहते हैं कि समझ में आ जाए। एक बार पढ़ के क्या ABCD अपने घर पे पूछेगा, क्या एक बार में आपने देखा था, लिख लिया था? ना जाने कितनी तप्पड़ खाने के बाद A लिखा गया होगा, B लिखा गया होगा। मैं भी ना जाने कितने तप्पड़ के बाद ABCD लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव होते हुए आपको हर टर्मिनोलॉजी को बार बार रिवीजन, केवल रिवीजन, केवल। इसीलिए मैंने सुबह कहा हिंदू वाली क्लास में कि सैटरडे यानी कल 2 बजे, यानी ये तो अपना आपको पता है इकोनॉमिक्स मंडे टू फ्राइडे ही होता है, सैटरडे 2 बजे कॉम्प्रिहेंशन सीसेट की क्लास लेकर के आऊंगा। इसीलिए लेके आऊंगा
कि आपको बस बताना है कि मेरा काम है क्या, कि आपको बता देना कि डायरेक्शन क्या है, बाकी सारा काम आपको खुद करना, और टर्मिनोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो सारी चीजें आपको समझनी है। अभी देखिएगा, अगर ये पूरा क्लियर है, अपना अगला लेक्चर जो होगा, अभी नहीं इसके बाद अभी 1-2 लेक्चर और है, मंडे ट्यूसडे में, ट्यूसडे को आएगा शायद या वेडनेसडे को अंतिम लेक्चर मुद्रा बैंकिंग का एनपीए। जब आप एनपीए पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें इतनी मदद करेंगी ना, टर्मिनोलॉजीज कैसे कैसे क्या चीज किया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है बनिस्बत की ऐसे हम पढ़ते जाएं तो टर्मिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक, तो अब बैंकों के बारे में है। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। कल याद रखिए मैंने बताया था ना, मैं बैंक हूं, तो एक ये वाला याद करिए, एक आदमी आएगा 100 रुपया जमा करेगा, एक आएगा कुछ निकालने आएगा, और इनके जमा करने और इनके निकालने से जो पूरी प्रोसेसिंग होगी, जो मेरी इनकम होगी वो मेरी इनकम, और उसी के माध्यम से ये आना जाना लेन देन की प्रक्रिया चलती रहेगी। यह काम बैंक का होता है, वही चीज यहां भी लिखा गया है। उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। भारतीय बैंकिंग कानून 1949 के अनुसार, भारतीय बैंकिंग कानून 1949 के अनुसार अब यह बताया गया है कि बैंक क्या होते हैं, यानी कि बैंकिंग 1949 ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है। और इस व्यवसाय को करने वाली संस्थाएं बैंक कही जाती हैं। दैट्स इट, ये हो गया आपका बैंक। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। अब व्यापारिक बैंक याद रखिएगा, व्यापारिक बैंक अभी आगे और भी अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें सब जगह की वाणिज्यिक बैंक, फिर उसके बाद अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, इन सब में डिफरेंस वगैरह सब बताया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे मैंने कहा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। व्यापारिक, क्योंकि 6 क्वेश्चन आते हैं, तो हम अगर 25 में से 6 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स में कुल 25 क्वेश्चन तो मिनिमम रहता ही रहता हर साल, तो अगर 6 क्वेश्चन यहीं से आ रहा तो हम धर लेते हैं, एक भी क्वेश्चन जाने नहीं देंगे, 6 क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं। याद रखिएगा 6 क्वेश्चन में एक भी गलत ना होने दें, उस हिसाब से मैंने ये चैप्टर पूरा यानी अपना प्लान किया। व्यापारिक बैंक लोगों के रुपए को जमा के रूप में स्वीकार करती है, और जब जिन्होंने जमा किया उन्हें मुद्रा की आवश्यकता होती तो उन्हें ऋण के रूप में उधार भी देती है, और यह साख निर्माण का भी कार्य करती है। तो सिंपल सी बात है, व्यापारिक बैंक वह संस्था होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं, और उसके पश्चात जब लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें उधार भी देते हैं, और इस प्रक्रिया में उनका व्यवसाय चलता है, जिसे हम बैंकिंग व्यवसाय कहते हैं। ठीक है ना। अब व्यापारिक बैंक पढ़ रहे हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। व्यापारिक बैंक मुख्य कार्य जमा को स्वीकार करना, ऋण देना, दोनों चीज वही वाला हो गया ना। मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, अब ऐसे आप एज्यूम करिए मैं व्यापारिक बैंक हूं, देखिए ये भी लगा हुआ है स्टिकर भी ऊपर, कंटेंट भी। तो क्या है, अब एक आदमी जमा करेगा, एक आदमी ऋण लेने आएगा, और इसके माध्यम से जो काम चलेगा वही है बैंकिंग व्यवसाय। तो सिंपल सी बात है, जमा स्वीकार करने का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार की जमाएं वो स्वीकार करेगा। ठीक है, तो चलिए जैसे समय जमा खाता, यानी कि क्या है, समय यानी टाइम डिपॉजिट, क्या है ये, टाइम डिपॉजिट खाता, टीडी, टाइम डिपॉजिट। फिर क्या है, चालू जमा खाता, बचत जमा खाता, ठीक है ना, होम सेफ बचत खाता, और आवर्ती यानी रेकरिंग जमा खाता। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, समय जमा खाता, चालू जमा खाता। अब आइए देखते हैं सब क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा। सावधि या समय जमा खाता क्या है, सावधि या समय जमा खाता, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड और टाइम्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी फिक्स्ड या टाइम, सावधि यानी अवधि के साथ, यानी अवधि का मतलब टाइम, अवधि के साथ, या इसी को बोलते हैं समय जमा खाता, यानी जमा हुआ है समय के हिसाब से, यानी मैच्योरिटी जब होगी देना पड़ेगा। निश्चित कालीन जमा खाते में लोग अपने धन को एक निश्चित समय के लिए जमा कर सकते हैं। याद रखिएगा, निश्चित कालीन जमा खाते में धन को एक निश्चित समय के लिए जमा करना, याद रखिएगा।
इस खाते के अंतर्गत लोगों को अपने पैसे जमा करने के बाद जमा की रसीद भी मिलती है, याद रखिएगा। और इस पर जमाकर्ता का नाम, जमा किए गए धन की राशि, ब्याज की दर और जमा की अवधि के बारे में यानी टाइम के बारे में भी लिखा होता है। और इस खाते के अंदर धन के जमा की अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज की दर भी उतनी ही ऊंची होगी। यह पॉइंट याद करिएगा, यानी कि अवधि जितनी लंबी, ब्याज उतना ही ऊंचा। यह पॉइंट आप यहां पर ध्यान कर लीजिएगा। यह होता है सावधि या समय जमा खाता। तुरंत निकालेंगे तो ब्याज कम मिलेगा, लंबे टाइम पे यानी मैच्योरिटी पर कंप्लीट करके निकालेंगे तो ब्याज ज्यादा मिलेगा। इसे बोलते हैं सावधि या समय जमा। ये जरा पढ़े रहिएगा, अभी आगे इसका यूज होगा। जब सर्वे वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बार बार ये टर्म्स आएंगे तो हमें लगेगा यार ये क्या है, लेकिन अगर आप ऐसे समझे रहेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा आएगा। चालू जमा खाता, करंट डिपॉजिट अकाउंट। क्या है? चालू जमा खाता यानी करंट डिपॉजिट अकाउंट, चालू जमा खाता। ये क्या है? चालू जमा खाते के अंतर्गत जमाकर्ता को यह सुविधा दी जाती है। क्या सुविधा दी जाती है? कि वह जितनी बार चाहे अपने पैसे को जमा कर सकता है। क्या है? कि वह जितनी बार चाहे, चालू खाता, ठीक है ना, आवश्यकता पड़ने पर अपने पैसों को निकाल भी सकता है। इन पर बैंक ब्याज नहीं देता है, याद रखिएगा। भाई चालू है, आप रोज निकाल रहे हैं तो ब्याज क्या देगा? इस खाते से रुपया हमेशा चेकबुक द्वारा ही निकाला जाता है, याद रखिएगा। चेकबुक द्वारा ही निकाला जाता है। यह होता है चालू जमा खाता। तो ये पकड़ लीजिएगा, जहां जहां मैंने पेन लगाई है चालू खाता, यानी ये कंडीशन है। तो जब भी कंडीशन होती है तो कंडीशन हमें क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि कंडीशन ही क्वेश्चन होता है। क्या होता है? जब भी बेटा कोई भी, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ेंगे जहां कंडीशन आ जाएगी, शर्त आ जाएगी, वह प्रश्न के रूप में संभावित हो जाता है, याद रखेगा। बचत जमा खाता, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या होता है? इस और एक चीज और बताएं, यूपीएससी कितना, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप देखो कि यूपीएससी ना बड़े मजेदार एटीएम क्या है, मतलब छोटे छोटे चीजें पूछता है, लेकिन हम बड़ी बड़ी चीज पढ़े रहते हैं, छोटी छोटी चीज पूछ लेता, लगता है यार ये क्या हो गया। तो ये समझिएगा। और दूसरी चीज कि टर्मिनोलॉजी अगर अच्छी है तो प्रश्न की भाषा को समझना आसान हो जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, टर्मिनोलॉजी अगर अच्छी है तो प्रश्न की भाषा को समझना आसान हो जाता है, याद रखिएगा। बचत जमा खाता, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, इस खाते को बैंक लोगों को छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी छोटी छोटी बचतें जीवन का बड़ा सहारा, ऐसा। इस खाते से रुपया एक निश्चित मात्रा तक ही निकाला जा सकता है। अगर एक निश्चित मात्रा से अधिक रुपया निकालना है तो बैंक को इसके बारे में पहले से सूचना, यह भी कंडीशन हो गई, कंडीशन। तो यह भी याद रखिएगा, बाकी आप सबको पता ही है। अगला क्या? होम सेफ सेविंग अकाउंट। होम सेफ बचत खाता क्या है? होम सेफ, इस खाते के अंतर्गत बैंक जमाकर्ता को क्या करता है? बैंक जमाकर्ता को उसके घर पर गुल्लक की सुविधा प्रदान करती है। गुल्लक, होम सेफ, तथा गुल्लक की चाबी बैंक अपने पास रखता है। गजब यानी जैसे गुल्लक की आवश्यकता पड़ी और आपने गुल्लक तोड़ दिया तो बैंक ने कहा भैया ऐसा घर में गुल्लक रखो, लेकिन उसकी चाबी हमारे पास रहेगी। तो महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ऐसा रहा होता, और डेमोनेटाइजेशन को याद करिए तो एक चुटकिला हो जाए। डेमोनेटाइजेशन के समय मान लीजिए आपने होम सेफ खाता लिया होता, जब मुद्रा का और पिगी बैंक आपका जो है गुल्लक है उसमें आपने पैसे रखे होते, लेकिन आपको आवश्यकता पड़ती, तोड़ तो नहीं पाते। तो ऐसे में ये गुल्लक बैंक उस टाइम पर भी आपको फायदा नहीं दे पाता, लेकिन अच्छी चीज है ये, मतलब रखा जा सकता है। इस खाते में जमाकर्ता अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को जमा करता रहता है। कुछ समय बाद जमाकर्ता बैंक में जाकर अपने गुल्लक को जमा कर देता है और फिर वहां से अपने पैसे वो ले सकता है, याद रखिएगा। अगला है आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट। ये मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं आप गंभीरता से इन सबको पढ़े रहिएगा। जो अपना इसका अंतिम लेक्चर होगा ना, वो बिल्कुल बगैर कंटेंट के मैं डायग्राम अपने हाथों से बनाता हुआ पूरा कंप्लीट करूंगा, और उसमें ये सब रिकरिंग जहां जहां कैसे कैसे ये मतलब आपके कंटेंट में यूज होंगे, आपको अच्छा लगेगा, याद रखिएगा। आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग। रिकरिंग क्या है? 111। जमाकर्ता को एक निश्चित समय, यानी क्या होता? प्रति माह अपने खाते में जमा करनी, यानी एक निश्चित राशि है,
एक निश्चित समय यानी प्रतिमाह, जैसे मान लीजिए आपने कोई अकाउंट खोला और उसमें हर महीने आप 5,000, 5,000, 1,000, 2,000 डाल रहे हैं, तो क्या है, प्रतिमाह अपने खाते में जमा करनी होती है। इस प्रकार के खाते की जमाओं को एक निर्धारित समय से पहले नहीं निकाल सकते रेकरिंग में, यानी एक उसका टाइम है, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीना, 8 महीना, उसके पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। जमाकर्ता को जमा राशि पर भी जो ब्याज मिलता है वह ब्याज भी इसी खाते में जमा होता है। याद रखिएगा, वो भी अलग से नहीं मिलेगा, इसी खाते में वो जमा होता चला जाएगा। तो ये हो गया, यानी पहला चीज आपने पढ़ा बैंक का, कि यानी हमने क्या पढ़ा था, व्यापारिक बैंकों के कार्य, जिसमें हमने पढ़ा मुख्य कार्य पहला, तो इसमें हमने पढ़ा जमा को स्वीकार करना, और दूसरा था ऋण देना। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जमा को स्वीकार करना। जमा को स्वीकार करने के 5 आधार, समय जमा खाता, चालू जमा खाता, बचत जमा खाता, होम सेफ बचत खाता और आवर्ती जमा खाता, ये हमने पढ़ा। याद रखिएगा, इनके बारे में डिटेलिंग करी। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट, ऋण देना, यानी बैंक किस प्रकार से ऋण देते हैं। तो एक होता है ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है कैश क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, तीसरा होता है लोन्स एंड एडवांसेस का कॉन्सेप्ट, चौथा होता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये 4 चीजें होती हैं। ओवरड्राफ्ट क्या है, आप देख सकते हैं, जमाकर्ता अपने जमा पूंजी से बैंक से ज्यादा पैसा निकालता है, उसे ही ओवरड्राफ्ट कहते हैं, यानी कि जितना आपने जमा किया उससे ज्यादा निकाल लीजिए। याद रखिएगा, बैंक में जिन ग्राहकों का चालू जमा खाता होता है, यानी कि करेंट अकाउंट होता है, वह ग्राहक एक समझौते के अनुसार अपनी जमा राशि से अधिक धन या पैसा निकालने का अधिकार ले लेते हैं। याद रखिएगा, यह सुविधा बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ही देती है। ओवरड्राफ्ट ये भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में, कि बैंकिंग प्रणाली में, यानी प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है कि बैंकिंग प्रणाली में ओवरड्राफ्ट से क्या आशय है। क्या है कि बैंकिंग प्रणाली में ओवरड्राफ्ट से क्या आशय है, याद रखिएगा। दूसरा है कैश क्रेडिट। इस प्रकार के ऋण के अंतर्गत ग्राहक को एक निश्चित जमानत के आधार पर निश्चित जमा राशि निकालने का अधिकार, यानी कुछ जमानत दो, उसके बाद आप एक राशि निकाल सकते हो। यह ऋण 1 साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए दिया जाता है और किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इस पर ब्याज दर बहुत कम होता है और निकाली गई रकम पर ही ब्याज देना होता है। यह दूसरा है, ठीक है। अगला है ऋण और अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या होता है भाई, इस प्रकार के ऋणों को एक निश्चित रकम या धन के रूप में दिया जाता है, एक निश्चित रकम या धन के रूप में। याद रखिएगा, ग्राहक के खाते में बैंक एक निश्चित रकम को एक साथ जमा कर देते हैं और लोन को स्वीकार करने के तुरंत बाद ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है। आसान है, आप समझ सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश चौथी चीज है, यानी ऋण देने के इस प्रकार के कार्य में, यह भी एक प्रकार का ऋण देने का कार्य है, में सरकारी प्रतिभूतियों, जो अभी आपने पीछे पढ़ा था, में निवेश करना, यह भी बैंक का एक महत्वपूर्ण काम है। सरकारी प्रतिभूतियों में अभी आपने पीछे भी पढ़ा था, जोखिम कम होता है क्योंकि सरकार इसका गारंटर होती है, कारण बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना अच्छा समझते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि जोखिम कम होता है। अब यह भी पीटी का क्वेश्चन है, मान लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले कि सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना, यानी क्वेश्चन यहां से मान लीजिए बनाए क्वेश्चन, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना बैंक अच्छा समझते हैं, क्यों? बैंक अच्छा समझते क्यों? जोखिम कम होना, और जितने भी विकल्प, तो जोखिम कम होना, इसीलिए। तो आप याद रखिएगा, बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को स्वीकार करने के लिए उन्हें पैसे उधार या लोन दे सकते। याद रखिएगा, बैंकों द्वारा साख मुद्रा का सृजन, यानी कि बैंक किस प्रकार से क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। तो व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने की प्रक्रिया के दौरान साख मुद्रा का सृजन करते हैं। याद रखिएगा, अगला वर्ड आ गया प्राथमिक जमा। क्या है भाई, यानी अब हम टर्मिनोलॉजी पे काम कर रहे हैं। प्राइमरी डिपॉजिट, किसी व्यक्ति द्वारा नया बैंक खाता खुलवाने पर पहली बार जमा की गई धनराशि को प्राथमिक जमा कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। ये सारे वर्ड आपको याद रहने चाहिए। अब इसके बाद क्या है, यूनिवर्सल बैंकिंग, यानी बैंकों से संबंधित टर्मिनोलॉजी। यूनिवर्सल बैंकिंग, यानी यूनिवर्सल बैंकिंग व्यापारिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, विकास बैंकिंग, बीमा तथा अनेक अन्य वित्तीय क्रियाओं का एक मिला जुला रूप है। यानी
व्यापारिक बैंक प्लस निवेश बैंकिंग प्लस विकास बैंकिंग प्लस बीमा तथा अनेक अन्य वित्तीय क्रियाओं का सम्मिलित रूप है यूनिवर्सल बैंकिंग। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई। याद रखिएगा यह एक ऐसा बैंक है, आप देखिए यहां से आ गया, अब यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाएगा यूनिवर्सल बैंकिंग से क्या आशय है। क्या पूछेगा? यूनिवर्सल बैंकिंग से क्या आशय है, यह आपसे पूछेगा। तो यह एक ऐसा बैंक है जो एक ही छत के नीचे व्यापारिक बैंकों के सभी कार्यों के साथ, ये तो करता ही करता जो व्यापारिक बैंक करते हैं, मर्चेंट बैंक, व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग फाइनेंस, रिटेल लोन आदि की व्यवस्था करता है। यानी एक प्रकार का ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे आप बैंक से जुड़ी समस्त प्रकार की गतिविधियां लेन देन की कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब दो समितियां इंपॉर्टेंट हैं यूनिवर्सल बैंक से, तो एस.एच. खान समिति और द्वितीय नरसिम्हन, पहली नहीं द्वितीय नरसिम्हन समिति। तो याद रखिएगा यह भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जैसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध यूनिवर्सल बैंकिंग से है, तो आप याद रखिएगा। क्लियर है। अब इसके बाद यहां से ढेर सारे फैक्ट स्टार्ट होते हैं कि व्यापारिक बैंकों के संदर्भ में, तो यहां से अपनी चीजों को हम आगे कल लेकर के चलेंगे, चूंकि काफी फैक्ट है। क्लियर है, या चलिए 5 मिनट लगेगा, कर लेते हैं। व्यापारिक बैंक के संबंध में क्या है? पहला व्यापारिक बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यह रा लिखा ठीक करिए, हिंदुस्तान 1770 में खोला गया था। पहला है, प्रीलिम्स, पहला हमेशा प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है। भारत में बैंकों की कार्यप्रणाली बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 द्वारा नियमित होती है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। यानी कि पूरी बैंकिंग की कार्यप्रणाली किससे चलती है? बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है, याद रखिएगा। तो ये सिंपल सा है, ठीक है ना। अगला, पीएसयू बैंकों को रिवाइवल करने के लिए इंद्रधनुष योजना, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके लिए इंद्रधनुष योजना, सुबह भी शायद आया था, आज ये हिंदू में, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष योजना उद्देश्य क्या है? पब्लिक सेक्टर के बैंकों में सुधार लाना, उनकी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना, सरकारी बैंकों का कायाकल्प कर उन्हें भी प्राइवेट बैंकों की तरह लाभ की स्थिति में लाना, इंद्रधनुष योजना, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या क्या काम किया गया है? पहला ए, अपॉइंटमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को 2 हिस्से में, यानी चेयरमैन और एमडी को 2 हिस्सों में बांटना। बी, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, यानी 6 सदस्यों वाले इस एक बोर्ड ब्यूरो को बनाना, और इनका काम होगा उच्च पदों पर नियुक्ति करने के साथ ही बैंकों के लिए लंबी अवधि की रणनीति तैयार करना। यानी कि ये बैंकिंग नियुक्तियों को देखेंगे, 2017 में यही क्वेश्चन भी पूछा था। कैपिटलाइजेशन सी, इसके तहत एक तय फार्मूले के अनुसार बैंकों को अगले 4 साल में 70,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, याद रखिएगा, दिए भी जा रहे हैं। और उसके बाद डी स्ट्रेसिंग, ये क्या है? इसके तहत बैंकों पर एनपीए के बोझ को कम करना शामिल है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत कर्ज की शर्तों में ढील देने के अलावा कर्ज के बोझ में दबे हुए सेक्टर और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करने जैसे कदम शामिल हैं। ई होता है एम्पावरमेंट, यानी बैंक अपने कारोबारी फैसले खुद लेने में अधिक स्वायत्तता का अनुभव करें, यह व्यवस्था। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। जी फॉर गवर्नमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सरकार की दखलंदाजी कम से कम करना। यह है इंद्रधनुष योजना के जो है कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ठीक है, समाप्त होता है। कल हम लोग इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मंडे को, याद रखिएगा, मंडे को कल हम लोग सीसेट पर चर्चा करेंगे। जबरदस्त कॉम्प्रिहेंशन वर्ल्ड क्लास चर्चा होने वाली है, आपको लगेगा कितना आसान है, एकदम बिल्कुल पानी की तरह। तो तब तक ठीक है, एंजॉय करें, पढ़ाई भी करें। सुबह मिलते हैं द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहे, स्वस्थ रहे, एनर्जेटिक रहे।